हेलो स्टूडेंट्स। आधारशिला विद्यापीठ ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यहाँ तक आ चुके थे पढ़ते पढ़ते, लेकिन बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो दोबारा से बनाना पड़ रहा है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का टॉपिक हमारे चल रहा है। संसद, लोकसभा और राज्यसभा कार्य शक्तियाँ आदि चल रही है। हमने पहले लोकसभा पढ़ी थी, वहीं से मैं बात को प्रारंभ करता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 उन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से हटाया जाता है, क्या क्या उनके कार्य एवं शक्तियाँ होती है आदि हम पढ़ चुके थे। इसके बाद में हमें एक बात पढ़नी थी, वो थी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इन्हें लोकसभा का जनक या पिता भी कहा जाता है। यह उस समय प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। और उस समय उपाध्यक्ष हुआ करते थे अनंत सैनम अयंगर। ये लोकसभा उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अब मैं बात करूं वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की, तो आप सबको पता होगा कल ही तेजादशमी के दिन उन्होंने तेजा जी को याद किया था एक अध्यक्ष के तौर पर। जो कि हमारे कोटा सांसद हैं, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। अब हम आगे जो चर्चा करने वाले हैं वो है संसद के कार्य। संसद क्या क्या काम करती है। किस प्रकार से कानूनों का निर्माण किया जाता है, कानून निर्माण की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। संसद जिसका दूसरा नाम संघीय व्यवस्थापिका है, और संघीय व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कानून का निर्माण करना। जनता के लिए, सामाजिक और उनकी आर्थिक उन्नति के लिए तथा जनता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करने के लिए संसद कानूनों का निर्माण करती है। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 11 में आप बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। भारत में संघात्मक ढांचा अपनाया गया है। संघात्मक ढांचे में शक्ति विभाजन को अपनाया गया है और शक्तियों का 2 जगह बंटवारा किया गया। हालांकि तीसरा स्तर भी हमारा स्थानीय स्तर है, ग्राम पंचायत, उस पर भी शक्तियां बांटी गई है। हम 2 की बात करेंगे अभी यहाँ पे। तो संघ के लिए विषयों का बंटवारा अलग अलग किया गया है और राज्यों के लिए अलग किया गया है, ताकि इनमें कभी मतभेद न हो, आपसी टकराव नहीं हो। इसके लिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में यह बंटवारा किया गया है। इसके लिए अनुच्छेद है 246, जिसमें 3 विषय बांटे गए हैं।
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। संघ सूची पर कानून केवल और केवल भारतीय व्यवस्थापिका यानी अर्थात संसद बनाती है। राज्य सूची पर कानून राज्य सरकारें बनाती है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। विशेष परिस्थितियां मैंने बताई थी, अनुच्छेद 249। राज्यसभा किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। और समवर्ती सूची पर कानूनों का निर्माण राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों कर सकती है। बहुत गौर से देखने सुनने की बात है कि समवर्ती सूची पर कानून का निर्माण केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कर सकती है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि दोनों में उस कानून को लेकर यदि मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, तो उस स्थिति में संघ सरकार का कानून मान्य होगा। फिर 7वीं अनुसूची में ही अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषय दिए गए हैं और उन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को है, संघ सरकार को है। तो इस प्रकार से विषयों का बंटवारा किया गया है और इन पर कानून संसद के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कानून निर्माण की क्या प्रक्रिया है। देखो, एक होता है विधेयक। अधिकतर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि ये विधेयक क्या होता है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा विधेयक वह प्रपत्र या नमूना है जिस पर कानून का निर्माण किया जाना है, विधेयक कहलाता है। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरकारी और एक होता है गैर सरकारी। सरकारी विधेयक मंत्री परिषद के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और गैर सरकारी विधेयक संसद सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी विधेयक धन विधेयक आवश्यक रूप से सरकारी विधेयक होता है तथा संविधान संशोधन व साधारण विधेयक गैर सरकारी विधेयक होते हैं। इन्हें संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। ये तो हो गया विधेयकों का बंटवारा। विधेयक आपके समझ में आया होगा कितने प्रकार के होते हैं, सरकारी कितने प्रकार के होते हैं और गैर सरकारी कितने प्रकार के होते हैं, सरकारी को कौन प्रस्तुत करता है और गैर सरकारी को कौन प्रस्तुत करता है। यहाँ तक बात आपके समझ में आने के बाद में हम वापस कानून निर्माण की प्रक्रिया पर चलते हैं। भारत में कानून निर्माण की अत्यंत जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि वगैरह न हो
और सभी लोगों को अच्छी तरह से न्याय मिले, इसके लिए प्रत्येक सदन में कानून निर्माण के लिए 3 वाचन होते हैं। यहाँ पे जो इस टॉपिक में जो प्रक्रिया समझाई जाएगी वो यहाँ पे पहले ही आपको क्लियर कर दूं मैं। साधारण विधेयक के बारे में समझाई जाएगी। अब देखो प्रथम वाचन में क्या होता है। प्रथम वाचन में निर्धारित समय पर संसद का सदस्य खड़ा होता है और सदन के अध्यक्ष से अनुमति मांगता है। आमतौर पर अनुमति दे दी जाती है और यह अनुमति मिलने पर प्रथम वाचन पूरा हो जाता है। ठीक है, प्रथम वाचन संबंधित सदस्य को निश्चित समय दिया जाएगा। उस समय पर वह अपना विधेयक सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेगा। सदन का अध्यक्ष उसे अनुमति दे देता है और ये अनुमति मिलने के बाद प्रथम वाचन यहीं समाप्त हो जाता है। अब हम बात करें द्वितीय वाचन की। द्वितीय वाचन किसी भी विधेयक के लिए बहुत निर्णायक अवस्था होती है। इसमें सदन का अध्यक्ष एक समिति का गठन करता है और उस समिति का नाम है परवर समिति। परवर समिति में विधेयक को भेजा जाता है। उस परवर समिति के सदस्यों को विधेयक दिया जाता है। वह उस पे गहराई से चर्चा करती है, खंडवार और धारावार। चर्चा करने के बाद में उनको जो कमियां लगती है उन कमियों के साथ, यानी आवश्यक संशोधन के साथ, उसे वापस सदन में प्रस्तुत करती है। यानी द्वितीय वाचन में संबंधित सदन का अध्यक्ष परवर समिति का गठन करता है। परवर समिति उस विधेयक पर खंडवार धारावार प्रत्येक शब्दावली पर चर्चा करती है। परवर समिति को जो भी उनमें कमियां लगी उन कमियों के साथ निश्चित समय पर अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, प्रतिवेदन या रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करती है। फिर सदन में उस पर फिर धारावार चर्चा होती है, बहस होती है। बहस होने के बाद में उस पर जो आवश्यक संशोधन होते हैं वो कर लिए जाते हैं। उनको जैसा लगे वो उसमें आवश्यक संशोधन कर लिए जाते हैं और बाद में उस पर प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। ये मतदान होने के बाद में दूसरा वाचन पूरा हो जाता है। अब तृतीय वाचन की बात करूं मैं, तीसरे वाचन की बात करूं मैं, तो इसमें क्योंकि यहाँ पे पूरा निचोड़ उस विधेयक का निकाला जा चुका है तो उस पर वापस थोड़ी बहुत बहस होती है और बाद में
अपेक्षित मतदान किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए हम कौन से विधेयक की बात कर रहे हैं। साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं, तो साधारण विधेयक में अपेक्षित मतदान क्या होना चाहिए? उपस्थित हुए मतदान करने वालों का बहुमत साधारण विधेयक पर चाहिए होता है। ये सारी प्रक्रिया, मान लो प्रथम सदन है लोकसभा, हमें लोकसभा में मानना है प्रथम सदन, राज्यसभा मान सकते हैं, समस्या कहीं नहीं आने वाली है। तो ऐसा मान लीजिए आपने जो विधेयक प्रस्तुत किया वो प्रथम सदन लोकसभा में प्रस्तुत किया है, उस पर ये सारी प्रक्रिया हुई है, और अपेक्षित मतदान के बाद में ये जो विधेयक है वो जाएगा अगले सदन में। अगला सदन कौन सा? राज्यसभा में, यानी दूसरे सदन में ये विधेयक जाने वाला है। दूसरा विधेयक भी यही तीनों वाचन अपनाने वाला है, सेम यही प्रोसीजर चलने वाला है जो प्रथम सदन में चला। उसके बाद में प्रथम सदन से पारित हो गया, गया दूसरे सदन में। दूसरा सदन यदि उस विधेयक से सहमत है तो वह उसे उसी अपेक्षित बहुमत से पारित कर देता है। पारित करने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब मान लो समस्या ये हो गई, ये जो दूसरा सदन है वह उस विधेयक को पारित ना करे, या फिर ऐसे संशोधन करे जिसे प्रथम सदन सहमत न हो। ठीक है, या फिर 6 माह तक उस विधेयक पर कोई चर्चा न करे, तो उस स्थिति में दोनों राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों में मतभेद या गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इसे दूर करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। बात समझ में आ रही होगी। विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम सदन लोकसभा से विधेयक 3 वाचनों के साथ पारित हो चुका है। राज्यसभा पारित कर देती है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति की स्थिति क्या करेगी, राष्ट्रपति क्या क्या करेगा वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये मान लो कि राज्यसभा उसे पारित न करे, या फिर राज्यसभा को ऐसा लगे कि इसमें कुछ त्रुटियां रह गई है और ऐसे सुझाव दे जो प्रथम सदन को मान्य न हो, या फिर ऐसे संशोधन करे जिससे प्रथम सदन सहमत न हो, या फिर 6 माह तक उस पर कोई चर्चा ही न करे। ठीक है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर दोनों सदनों में मतभेद माना जाता है, मतभेद उत्पन्न हो गया है, और मतभेद को दूर करने के लिए इसका उपाय है ये
यह है संयुक्त अधिवेशन, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 कहता है, अनुच्छेद 108 के तहत जब साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो उस समय राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बात यहाँ लिखी गई है अनुच्छेद 118 में। संयुक्त अधिवेशन में विधेयक को रखा जाता है, उस पर पूरी तरह से बहस होती है। बहस होने के बाद में वही अपेक्षित मतदान करवाया जाता है। अपेक्षित मतदान दोनों सदनों के जो उपस्थित व मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना है और यहाँ से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति महोदय के पास जाना है। क्या भारत में कभी ऐसा हुआ है? तो इसका जवाब है हाँ। अब तक ऐसा 3 बार हो चुका है। मैं आपको बताऊं, 1961 में एक कानून था, दहेज को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया था। 1978 में बैंकिंग से संबंधित कोई कानून था, उस पर लेकर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया था। और 2002 में एक कानून आया था टाडा, यानी आतंकवादियों को नियंत्रित करने के लिए एक टाडा कानून आया था, उस पर भी गतिरोध उत्पन्न हो गया था। जिस प्रकार से तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, उसी प्रकार से इन तीनों संयुक्त अधिवेशन में हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तीनों में भाग लिया था। तो ये हो गया संयुक्त अधिवेशन। अब देखो आगे, संयुक्त अधिवेशन में या फिर कैसे भी दोनों सदनों से विधेयक पारित हो गया है। अब अगला कार्य वो राष्ट्रपति महोदय के पास है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या है, संवैधानिक प्रमुख है तथा संसद का भी ये अभिन्न अंग है। इसलिए और अनुच्छेद 111 कहता है कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से ही वह कानून या अधिनियम बन सकता है। राष्ट्रपति किस विधेयक पर कितने समय में हस्ताक्षर करे, ये उनके लिए निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा गया है। तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के बाद में ही वह जो विधेयक हमने प्रारंभ किया था
वह विधेयक क्या बनता है? कानून बनता है या फिर अधिनियम बनता है। अब मान लो राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर कर दे तो ठीक है, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, आपने पढ़ लिया, ठीक है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न करे तो? राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने दे, मना कर दे, तो वह उसे एक बार संसद को पुनः विचार के लिए उस विधेयक को लौटा सकता है। फिर संसद उसे हूबहू या आवश्यक संशोधन करके वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति को उस पर सहमति यानी हस्ताक्षर करने ही होते हैं। इस प्रकार से कानून निर्माण की जटिल प्रक्रिया है। अब मैं आपको बताऊं, सवाल मेरा ये है कि क्या भारतीय संसद भारत में रह रहे सभी नागरिकों के लिए कानूनों का निर्माण कर सकती है? सवाल गौर से सुनना। क्या भारतीय संसद भारत में रह रहे सभी नागरिकों के लिए कानूनों का निर्माण कर सकती है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भारत में दो धर्म ऐसे हैं, एक मुस्लिम और दूसरे ईसाई। मुस्लिम और ईसाई धर्म दोनों के धार्मिक और आर्थिक मामलों में पर्सनल लॉ बोर्ड बने हुए हैं और वे ही उनके लिए सामाजिक और आर्थिक कानूनों का निर्माण करते हैं, सामाजिक और धार्मिक कानूनों का निर्माण करते हैं। हालांकि जब मूल अधिकार पढ़ रहे थे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद हमने 14 पढ़ा था, याद होगा आपको क्या पढ़ा था? विधि के समक्ष समता व विधि का समान संरक्षण, यही पढ़ा होगा शायद। तो इस विधि के समक्ष समानता यानी मूल अधिकार का ये उल्लंघन है एक तो, और दूसरा भारतीय संविधान का भाग 4 क्या दिए गए 4 में? नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। उसके अनुच्छेद 44 में समाज सिविल संहिता समान नागरिक संहिता दी गई है, उसका भी ये उल्लंघन है। हालांकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में कई बार अपना समन जारी कर चुका है, लेकिन फिर भी ये आज तक तो बना हुआ है भारत में। आगे हम धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक तथा कार्य